दृष्टि इसके ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख द बाउंड्रीज ऑफ वेलफेयर और बिजनेस स्टैंडर्ड में छपे लेख इंटरिम बजट फॉल्स शॉर्ट ऑन अ की प्रॉमिस मेड बाय मोदी क्रिएटिंग जॉब्स के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के आर्थिक विकास खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। अंतरिम बजट 2019-20 की समीक्षा। 1 फरवरी को तत्कालीन प्रभारी वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट 2019-20 पेश किया था। वर्तमान सरकार का यह अब तक का छठा बजट था। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर जहां एक तरफ जानकारों ने इस बजट को चुनावी बजट करार दिया, तो वहीं कई समीक्षकों ने इसे विकास का बजट भी कहा है। हालांकि राजकोषीय संतुलन के साथ ही काफी हद तक लोक लुभावन स्वरूप वाले इस बजट से सरकार ने संतुलन साधने की भरपूर कोशिश की, जिसमें समाज के प्रत्येक तबके के लिए कुछ न कुछ गुंजाइश रखी गई है। बहुत हद तक इसे समावेशी बजट कह सकते हैं। हालांकि जहां नौकरी पेशा लोगों, किसानों, महिलाओं, मध्यम वर्ग और शिक्षा के लिए कई बड़े ऐलान किए गए, तो वहीं कुछ सेक्टर में मायूसी भी हाथ लगी। ऐसे में सवाल है कि क्या यह बजट अपने सभी लक्ष्यों को साधने में सफल हो पाएगा। साथ ही यह भी देखना होगा कि आने वाली सरकार इस बजट में निहित बातों को कहां तक अमल में लाएगी। इससे पहले कि हम इस चर्चा में आगे बढ़ें, यह समझ लेना जरूरी है कि बजट क्या है और इसकी पृष्ठभूमि क्या है और संविधान में इसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं बजट की पृष्ठभूमि की। दरअसल एक निर्धारित अवधि के लिए आय और व्यय के विवरण को बजट कहते हैं। आमतौर पर सभी नियोजित खर्चों और राजस्व की एक सूची के साथ साथ इसमें निकट भविष्य के लिए बचत और खर्च करने की योजना भी समाहित होती है। बजट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द बुल्गा से हुई है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा सा थैला। हालांकि अंग्रेजी में बजट शब्द 15वीं शताब्दी के आसपास फ्रेंच भाषा के बुगे शब्द से उत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ चमड़े का थैला होता है। अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो बजट का इतिहास काफी पुराना है। 7 अप्रैल 1860 को ब्रिटिश शासन के तहत भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने भारत का पहला बजट पेश किया था, जबकि आजाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को सर आर.के. षणमुखम शेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया। तत्कालीन बजट भारत विभाजन और दंगों की पृष्ठभूमि पर तैयार किया गया था। 1949-50 और 50-51 में जॉन मथाई ने भारतीय गणराज्य का केंद्रीय बजट पेश किया, जिसमें योजना आयोग के गठन की घोषणा की गई थी। यह वह बजट था जिसमें सभी रियासतों को एकजुट किया गया था। 1957 में कृष्णामाचारी कलडोर ने जब बजट पेश किया था, तब पहली दफा सक्रिय आय और निष्क्रिय आय में फर्क किया गया। दरअसल सक्रिय आय या एक्टिव इनकम में वेतन या व्यवसाय शामिल होता है, जबकि निष्क्रिय आय या पैसिव इनकम में ब्याज या किराया शामिल होता है। बाद में जवाहरलाल नेहरू सक्रिय और निष्क्रिय आय पर बजट पेश करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने, जब उन्होंने वित्त मंत्री का पोर्टफोलियो संभाला। भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी वित्त मंत्री का पोर्टफोलियो संभाला और 1970-71 में भारतीय बजट पेश करने वाली भारत की पहली महिला बनी। कॉर्पोरेट टैक्स, जिसे न्यूनतम वैकल्पिक कर के रूप में जाना जाता है, उसकी शुरुआत राजीव गांधी ने वित्त मंत्री का पोर्टफोलियो पद संभालते हुए 1987-88 के वित्तीय बजट से किया था। मनमोहन सिंह द्वारा प्रस्तुत 1992-93 का अंतरिम बजट एक ऐतिहासिक बजट था, जिसमें उदारीकरण के लिए मार्ग प्रशस्त करते हुए आयात शुल्क को 300% से घटाकर 50% करने का ऐलान किया गया। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा प्रस्तुत 2017-18 के केंद्रीय बजट में 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। पहला, रेल बजट का केंद्रीय बजट में विलय, और दूसरा, जनवरी के अंतिम दिन से फरवरी के पहले दिन तक बजट प्रस्तुति को आगे बढ़ाना। आइए अब इस साल के अंतरिम बजट में निहित बातों पर चर्चा करते हैं। अब जानते हैं कि गरीब, पिछड़े वर्ग और किसानों को ध्यान में रखकर इस बजट में क्या कहा गया है। इस बजट में काम की गारंटी देने वाली योजना मनरेगा की 2019-20 के लिए 60,000 करोड़ रुपए का बजट अनुमानित है, तो वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। पिछले कुछ अरसे से किसानों के तमाम आंदोलनों को देखते हुए ऐसा माना जा रहा था कि सरकार उन्हें कुछ न कुछ सौगात देगी। लिहाजा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कार्यक्रम के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले सभी छोटे और सीमांत किसानों के लिए 6,000 रुपये सालाना देने का ऐलान किया गया है।
इसके अलावा किसानों के लिए पशुपालन और प्राकृतिक आपदा के साथ जुड़ी अन्य कुछ राहतें भी घोषित हुई हैं। गायों के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाने और एक अलग मत्स्य पालन विभाग बनाना इसमें शामिल है। गौरतलब है कि भारत दुनिया में मत्स्य उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा देश है और वैश्विक उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 6.3% है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार की यह कवायद जमीनी स्तर पर कहां तक कारगर होगी। इससे इतर 5 लाख रुपए तक की आमदनी वाले लोगों को आयकर से मुक्त करना भी मध्यम वर्ग को एक बड़ी राहत है। मजदूरों, युवाओं, महिलाओं और MSME सेक्टर के कामगारों के लिए इस बजट में क्या कुछ निहित है, आइए अब उस पर चर्चा करते हैं। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए लाई गई पेंशन योजना भी एक अन्य महत्वपूर्ण कल्याणकारी कदम है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत फेरी वाले, रिक्शा वाले, खेत मजदूर और घरेलू कामगारों को उनकी 60 वर्ष की आयु पूरा होने पर पेंशन देने की बात कही गई। वहीं कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन स्कीम के तहत सरकारी योगदान को 4% से बढ़ाकर 14% किया गया है, जबकि श्रमिकों की मृत्यु होने की स्थिति में EPFO द्वारा देय राशि को 2.5 लाख से बढ़ाकर 6 लाख किया गया है। MSME वर्ग के लोगों और व्यापारियों के सशक्तिकरण की दिशा में बजट में कहा गया कि GST रजिस्टर्ड लघु मध्यम औद्योगिक इकाइयों को 1 करोड़ की वृद्धिशील ऋण पर 2% की छूट दी जाएगी। व्यापार और वाणिज्य की बात करें तो औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग का नाम बदलकर उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग करने का फैसला लिया गया है। भारत दुनिया के सबसे युवा राष्ट्रों में से एक है। इस तथ्य को तवज्जो देते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के जरिए 1 करोड़ से अधिक युवाओं को अपनी आजीविका कमाने के लिए प्रशिक्षण दिया है। इसके अलावा मुद्रा योजना के तहत 15.56 करोड़ का ऋण दिया गया। सरकार की इस पहल से पूरी दुनिया में रोजगार की कल्पना में बदलाव आ रहा है। नौकरी मांगने वाले युवा अब खुद नौकरी दे रहे हैं। भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन गया है, लेकिन स्थिति यह है कि आज भारत के स्टार्टअप्स खुलते तो बहुत हैं, परंतु 3 से 4 साल के भीतर इनके बंद होने की तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है। बात करें महिलाओं की तो इसमें नई किसी योजना का जिक्र नहीं किया गया, न ही फंडिंग की बात की गई है, सिवाय पुरानी योजनाओं के दोहराने के, मसलन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अंतरिम बजट में और क्या कुछ बातें निहित हैं, आइए उस पर फौरी नजर डालते हैं। अंतरिम बजट का मर्म यही है कि सरकार का पूरा ध्यान सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ उपभोग बढ़ाने पर भी है। इस कवायद के लिए निश्चित रूप से जहां अतिरिक्त संसाधनों की जरूरत होगी, वहीं कुछ राजस्व नुकसान की आशंका भी बढ़ेगी। सरकार के पास राजकोषीय गुंजाइश हमेशा सीमित होती है। ऐसे में उसे इसका श्रेय दिया जा सकता है कि ये कदम उठाने के बावजूद वह राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की राह से नहीं भटकी और राजकोषीय घाटे को GDP के 3.4% के स्तर पर रोकने में कामयाब रही। इसी तरह अगले वित्त वर्ष के लिए 3.4% का लक्ष्य भी तार्किक लगता है। ऐसे में यह कहना मुनासिब होगा कि सरकार ने राजकोषीय सुधार की राह से कदम पीछे नहीं खींचे हैं, हालांकि रफ्तार कुछ सुस्त जरूर है। बात करें वंचित वर्ग के नागरिकों की तो सरकार ने विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के विकास के लिए एक कल्याण विकास बोर्ड बनाने की बात कही है। गौरतलब है कि इन समुदायों की पहचान रेणके आयोग और इदाते आयोग द्वारा की गई थी। बजट में कहा गया है कि GST के कारण कर के आधार में बढ़ोतरी हुई है, साथ ही ज्यादा कर वसूली के साथ व्यापार में भी सुगमता आई है। अब जल्द ही GST का भुगतान करने वाले 90% से ज्यादा व्यापारियों को तिमाही रिटर्न ही फाइल करना होगा। रक्षा क्षेत्र की ओर रुख करें तो 2019-20 में रक्षा बजट पहली बार 3 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर जाएगा। वैसे तो बुनियादी ढांचे और उद्योग जगत के लिए बजट में कोई खास प्रावधान नहीं किए गए हैं, लेकिन अपने कार्यकाल की शुरुआत से ही इस सरकार ने इस दिशा में जो कदम उठाए, यदि उनमें ही निरंतरता बनाए रखी जाए तो काफी बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। सड़क निर्माण से लेकर नए उद्योगों के लिए पूंजी की किल्लत को दूर करने के प्रयास जारी रखे जाएं तो आर्थिक गतिविधियों को गति देने में मदद मिलेगी, जो रोजगार सृजन में भी सहायक होगी। हालांकि इस क्षेत्र में हर दिन 27 किलोमीटर राजमार्ग बनाने के साथ भारत दुनिया में सबसे तेज राजमार्ग विकसित करने वाला देश जरूर बन गया है। बात करें करदाताओं की तो वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान आयकर की मौजूदा दरें जारी रहेंगी। देश के कर आधार में 80% की वृद्धि के साथ इस साल कर संग्रहण 12 लाख करोड़ रुपए हो गया है।
बजट में 2030 के लिए भारत के 10 सबसे महत्वपूर्ण आयामों के लिए विजन भी पेश किया गया है। अन्य पहलुओं को देखें तो इस दौरान कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट ने भी सरकार की मदद की। असल में राजकोषीय घाटे के मोर्चे पर फिसलन सरकार की विश्वसनीयता और साख पर ही सवाल खड़े करती है। इसका असर सरकारी बॉन्ड और प्रतिभूतियों पर भी पड़ता है। अगर यह घाटा बढ़ता है तो खर्च के लिए सरकार के हाथ भी बंध जाते हैं। इस पर काबू पाकर ही सरकार के लिए दूसरी मदों में खुले हाथ से खर्च करना संभव हो पाता है। अब सवाल है कि आगे की राह क्या हो। मौजूदा हालात को देखते हुए इस बजट को अच्छा कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी इसमें काफी कुछ सुधार की जरूरत है। जैसे सब्सिडी खर्च को अभी भी तार्किक बनाया जाना बाकी है। यह सही है कि सरकार ने अपने खर्च में कई जगहों पर होने वाले रिसाव को रोककर सरकारी खजाने को मजबूती दी है, लेकिन अब इस कवायद को एक नए क्षितिज पर ले जाना होगा। अगर सरकार ऐसा करने में कामयाब हो जाती है तो फिर उसे अन्य कल्याणकारी मदों में खर्च के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे। कुल मिलाकर चुनावी साल में सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ सौगात देकर भी सरकार ने अपने खजाने के संतुलन को ज्यादा बिगड़ने नहीं दिया है। यह लोक लुभावन होने के साथ ही तार्किक बजट भी है। इसमें कई कदम ऐसे हैं जिन्हें देश के मौजूदा हालात को देखते हुए किसी भी सरकार के लिए उठाना जरूरी ही था। संयोग से ये कदम उस वक्त उठाए गए जब देश में आम चुनाव दस्तक दे रहे हैं, लिहाजा इसे वक्त के तकाजे के साथ साथ चुनावी समीकरणों का संयोग भी कहा जा सकता है। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। सवाल है, अंतरिम बजट 2019-20 में जहां एक ओर नौकरी पेशा लोगों, किसानों, मध्यम वर्ग और शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े ऐलान किए गए हैं, तो वहीं कुछ सेक्टर में और अधिक प्रयास किए जाने की जरूरत है। सरकार द्वारा इन लक्ष्यों को साधने की दिशा में किए जाने वाले उपायों की जांच कीजिए।